Hello students, welcome to you CR International School online classes. Beta, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Now we are going to start our chapter first of political science. Lesson name is power sharing अर्थात सत्ता की साझेदारी। आज का हमारा टॉपिक है कि सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता का जिसमें जो लोग शामिल होते हैं, इसका जो विभाजन होता है वो किन किन रूपों में किया गया है। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी जो है इसके दो रूप हैं। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज, आपको ध्यान रखना कौन सा वितरण? सत्ता का क्षैतिज वितरण। उसके पश्चात सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का मतलब है शासन, जिससे देश की शासन व्यवस्था चलती है। उसके बाद अब हम आते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण के ऊपर कि किसे कहते हैं। देखिए, जो सत्ता का विभाजन है वो सत्ता के क्षैतिज वितरण में तीन अंगों के बीच में होता है। आपको ध्यान रखना है, जब सत्ता के क्षैतिज वितरण की चर्चा होती है या कोई क्वेश्चन क्षैतिज वितरण से रिलेटेड आता है तो इसमें सत्ता के तीन विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। तीन अंगों के बीच, और ये अंग किसके हैं? शासन के। कौन कौन से? सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। ये शासन के तीन अंग हैं। ध्यान देना है कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताते भी चलती हूँ। देखिए, जो विधायिका है हमारी, सबसे पहली जो अंग है सत्ता का वो क्या है? विधायिका। विधायिका का काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना, कानून बनाना, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बना सकती है। ये संसद अकेले संसद बनाती है। हमारी जो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है हमारे देश में वो संसद है। ठीक है। उसके बाद विधानसभाएं हैं। संसद अकेले किसी भी कानून को नहीं बना सकती है, ना ही इस व्यवस्था में कोई बदलाव कर सकती है। पहले जो भी नियम बनेगा, जो भी बिल पास होगा, वो संसद के दोनों सदन, कौन कौन से दो सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली सदन है वो लोकसभा है। तो इन दोनों संसद के जो सदन है, इन दोनों में या तो 2/3 बहुमत से कोई भी विधेयक पास हो गया हो, कोई भी बिल पास हो गया हो तो उसकी मंजूरी मिल जाती है, या फिर आधे से ज्यादा, कम से कम आधे राज्य तो होने ही चाहिए, उनकी विधानसभाओं से उस बिल को पास करवाना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, बिल और विधेयक में क्या अंतर है? तो बिल, जब हम किसी चीज की मंजूरी लेने के लिए किसी प्रस्ताव को भेजते हैं वो बिल कहलाता है, लेकिन जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक कानून के रूप में, एक विधेयक के रूप में आ जाता है, जिसे हम विधेयक या कानून कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो विधायिका है इसका काम क्या है? कानून बनाना। कानून अकेले संसद नहीं बना सकती, ना ही बदल सकती है। इसके लिए उसे उसके दोनों सदनों की मदद लेनी पड़ती है। दोनों सदन कौन से? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 252 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 543। इन दोनों सदनों की मंजूरी कम से कम बहुमत से हो, और बहुमत भी कैसा? 2/3 बहुमत, आधे से ज्यादा सदस्यों ने उसे मंजूरी दे दी हो, पास कर दिया हो, तब वो उसे विधेयक में बदला जा सकता है। या फिर जो राज्य हैं उनकी आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनसे मंजूरी प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से ये विधायिका कानून बनाती है। ठीक है। उसके पश्चात आती है क्षैतिज वितरण का दूसरा पार्ट, विधायिका के बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कि कानूनों को बनाना और लागू करना। कानूनों को लागू बनाती कौन है? विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों को क्रियान्वित करना, कार्य रूप में लाना, कि कोई कानून बन गया तो उसे कैसे लागू करवाना है, ये कौन निर्णय करेगा? कार्यपालिका। उन कानूनों को लागू करने का निर्णय कार्यपालिका लेती है कि किस ढंग से, किस तरीके से, कहां कहां पर कैसे कैसे उन कानूनों को लागू करना है।
और किस तरह से उसे लागू करने की व्यवस्था बनानी है ताकि सब लोगों की उस पर सहमति हो। देखिए, इसमें दो लोगों की भूमिका होती है। सरकारी कार्य प्रणाली के हिस्से के रूप में ये काम होता है। इसमें या तो राज्य की जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उनके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित कौन होते हैं? मंत्री, जो चुनकर जाते हैं उन्हें बोलते हैं निर्वाचित। जो राज्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं या तो उनकी भागीदारी होती है, या फिर जो नौकरशाही होते हैं, जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं उन लोगों की, जो बड़े पदों पर होते हैं, इन दोनों की हिस्सेदारी होती है जो किसी भी कानून को लागू करवा सकते हैं। जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट है, अपने जिले में उसे किसी तरह के भी कानून बनाने हो। अब कोविड-19 के थ्रू देखो रोज नित नई प्लानिंग होती थी, तो जैसे भी डीसी ऑर्डर देते थे वैसे ही जिले में प्रशासन की व्यवस्था की जाती थी। इसी तरह से पंचायतें हैं अपने गांव में व्यवस्था करती हैं। तो और सरकारी जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग हो गया, अपना ये टीचिंग विभाग हो गया, या आप किसी की हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे ऊपर के अफसर हमें ऑर्डर देते हैं उसका पालन किया जाता है, और ये कार्यपालिका के रूप में काम करती हैं संस्थाएं। ठीक है, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, या तो मंत्री होंगे या होंगे नौकरशाही तंत्र, जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, बड़े बड़े अफसर हैं जो। क्योंकि देखो, संसद अकेले आके किसी भी काम को खुद लागू नहीं कर सकती है, ना करवा सकती है। उसे जो अफसर है उनसे ही तो काम करवाएंगे वो। हम स्कूल में हैं तो देखो मैनेजमेंट हमें ऑर्डर देती है, हम उस काम को फॉलो करते हैं, आपको हम आदेश देते हैं, आप उस काम को करते हैं। तो ये एक काम एक उससे होता है, एक कार्यक्रम के अनुसार चलता है, एक उतार चढ़ाव के साथ। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं तीसरा जो अंग है इसका है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कानूनों को बनाना। देखो, कानून बनाती विधायिका है और न्यायपालिका उन कानूनों का संरक्षण करती है। जो कानून बना दिए उनका नियम उल्लंघन नहीं हो, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं हो, सबके अधिकारों की रक्षा हो सके, और सरकारें भी सही ढंग से सुचारू रूप से मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए न्यायपालिका जो है वो कानूनों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ती है, और इस कार्य में उसकी मदद करते हैं दो न्यायपालिकाएं, एक उच्च न्यायालय और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश की जो सबसे निम्न स्तर की न्याय प्रणाली है वो जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। जिसका फैसला कहीं भी नहीं होता वो सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं, वहां उन्हें न्याय पूरा पूरा मिलता है। ठीक है, अब चाहे वो देश की दो सरकारों के बीच हो, चाहे नागरिकों के बीच हो, चाहे आपस में सामाजिक किसी भी मसले को लेकर हो, उस जितने भी कानून हैं उनका जो भी नियंत्रण होगा, जो भी उसकी व्यवस्था होगी, वो सब न्यायपालिकाएं करेंगी। और देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिए, न्यायपालिका जब तक नहीं बनती है ना तब तक तो ठीक है। आप देखो, न्यायपालिका हमारे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। देखो, न्यायपालिका को बनाने वाली संस्था कौन सी है? कार्यपालिका। जब तक न्यायपालिका के पास कुछ नहीं होता है, इसको बनाने वाला कौन है? कार्यपालिका। लागू करने वाला कौन है? विधायिका। अब ये दोनों चीजें मिलकर इसको इतनी शक्तिशाली बना देती है कि बाद में यही न्यायपालिका विधायिका पर भी कंट्रोल करती है और कार्यपालिका पर भी। आप मेरी बात को समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए, न्यायपालिका को पावरफुल बनाया किसने? विधायिका ने, क्योंकि उसने कानून बनाए। कानून बने तो कार्यान्वित हुए, कार्यान्वित किसने किए? हमारी न्यायपालिका ने। और जब न्यायपालिका एक संगठित संस्था के रूप में कार्य करने लगी तो कार्यपालिका के कामों पर भी वो अंकुश लगा सकती है, क्योंकि उसका काम ही है सही से स्थिति को निपटाना, सही से न्याय करना। और अगर संसद में भी कोई विवाद की स्थिति खड़ी होती है दोनों राज्यसभा और लोकसभा के बीच, तो वहां भी न्यायपालिका की भूमिका सर्वोच्च होती है। और विवाद की स्थिति में अगर दो नागरिकों के बीच हो, दो सरकारों के बीच में हो, या दो राज्यों के बीच में हो, तो वहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एक अहम भूमिका के रूप में होती है। अब हम इससे आगे के टॉपिक पर चलते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के रूप क्यों दिए गए, क्या कारण है इसको बनाए जाने का। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर
पर कि सत्ता की जो साझेदारी है इसका कारण क्या हुआ कि हमें ये साझेदारी करने पर मजबूर होना पड़ा, क्यों की गई शासन के विभिन्न अंगों के बीच ये साझेदारी। तो देखो, इसमें सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर काम करते हैं, यानी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये अलग अलग स्तर हैं, लेकिन ये विभिन्न अंग तो हो गए, स्तर एक ही है कि क्या कि ये देश के लिए ही काम करते हैं और एक ही सरकार के अधीन रहकर काम करते हैं। एक ही सबसे बड़ी जो अपनी विधायिका है, संसद है, उसके प्रति ही ये जिम्मेदार होते हैं, एक संस्था के नीचे रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, देखो मंत्री हैं, ये संसद के प्रति एक जिम्मेदार होते हैं, क्यों? क्योंकि संसद में इनको राज्यसभा या लोकसभा के माध्यम से इनको मनोनीत किया जाता है। तो ये या तो किसी संसद के सदन के प्रति जिम्मेदार होंगे, कोई भी कार्य हो गया या किसी आंसर के प्रति इनको जवाबदेह माना गया, तो ये या तो संसद के दोनों सदनों के अधीन हो गए या संसद के अधीन। इस तरह से मंत्री जो है ये एक स्तर है और जो संसद है वो संस्था है। तो ये संसद के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी अंग सत्ता का असीमित दुरुपयोग नहीं कर सकता। असीमित का मतलब है जिसकी शक्तियां ही सीमित ना हो, कि जिसके जो मन में आए करे। सरकार की अनेकों काम होते हैं, ये सोचे कि मैं सर्वोच्च पद पर बैठ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी मानहानि कर दूं, किसी को कोई भी आदेश दे दूं, नए नियम बना दूं या संविधान में फेरबदल कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, देखो न्यायपालिका को बनाया कार्यपालिका ने, लेकिन फिर भी वो कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार है। किस लिए? कि ये इसका कारण सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण का कारण ही है कि अंगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रहे। इनको कोई भी असीमित शक्तियां ऐसी ना दी जाए कि एक अंग तो बिल्कुल पावरफुल हो जाए, दूसरा बिल्कुल चले ही ना जिसकी। तो इस तरह से अगर इनका क्षैतिज वितरण होता है तो सबकी जो शक्तियां हैं वो अपने अपने अधीन होकर काम करेंगे, किसी दूसरे की शक्ति का कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है और हमारा तीसरा पॉइंट भी बनता है, क्वेश्चन अलग से भी आता है, बहुत बार आता है 3 नंबर में। कौन सा? नियंत्रण और संतुलन की सरकार या किसे कहा जाता है, या नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो देखो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। नियंत्रण किसी चीज को काबू में रखना, संतुलन बैलेंस को बनाकर रखना, कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ होती है तो दूसरा उसको संभाल ले। मान लो विधायिका ने कोई कानून बनाया, वो कानून गलत बन गया, कार्यपालिका के पास आता है क्रियान्वित होने के लिए, उसको रूप देने के लिए, तो उसकी पकड़ में आ जाता है, वापिस उस कानून को वो फेल कर सकती है, वापिस उस पर विचार विमर्श के लिए 14 दिन के लिए लोकसभा में भेजा जा सकता है उसको। ठीक है, राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी बिल होगा राज्यसभा में जाएगा जरूर, लेकिन वो उसको 14 दिन तक के रोक सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए उसको फेल नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, वो जाके लोकसभा में पास होगा। तो इस तरह से ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इसलिए कही गई है कि एक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अगर एक से कोई गलत काम हो जाता है तो दूसरे तक जाते जाते वो संतुलन बराबर बन जाता है, उसकी पकड़ में आते ही उसको सुधारा जा सकता है। कैसे? विभिन्न मंत्री तथा सरकारी अधिकारी, कार्यपालिका ने कोई नियम बना दिया, वो कैसे बना? संसद के थ्रू। संसद में कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों सदनों में। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। वहां से जब कोई बिल बन गया, कोई चीज पास हो गई, तो इन्हें लागू कौन करवाएगा? मंत्री थोड़ी आएंगे लागू करने। जो सरकारी नौकरियों में हमारे बड़े ऑफिसर हैं, जैसे एसएचओ हो गए, जिला मजिस्ट्रेट हो गए, हमारी शिक्षा से संबंधित एसडीओ है, एसडीएम है, या भाई आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, ये कौन? इनके पास जैसे हमारे अब शिक्षा से संबंधित जो भी काम है, एग्जाम से संबंधित सीबीएसई बोर्ड करेगा, अगर हमारे स्कूलों का निरीक्षण करना है तो डीसी भी जा सकते हैं, एसडीओ भी जा सकते हैं, एसडीएम भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बड़े अधिकारियों को एक सत्ता दे दी जाती है, कार्य सौंप दिया जाता है कि वो इसको सही ढंग से क्रियान्वित करवाएं, आदेश दें कि वो काम हो, उसको सही ढंग से लागू करवाना 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है, नेताओं की, क्योंकि वो वहां से संसद से निकालते हैं उसको नियम को,
और यहाँ बाहर आकर उसको हमारे जो बड़े अधिकारी है कार्यकारी समिति के वो संभालते हैं। इस तरह से इसे किसकी नियंत्रण और संतुलन की सरकार भी कहा जाता है। मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं या विधानसभाओं के प्रति। अगर कोई काम गलत होता है, कोई काम सही होता है या कोई व्यक्ति उसके लिए कुछ जानना चाहता है तो वो मंत्रियों के प्रति RIT यानी RTI RIT नहीं RTI राइट टू एक्ट, किसी को भी जानने का, किसी भी वस्तु को के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार। उसके पश्चात जो हमारी न्यायपालिका है ये कार्यपालिका और हमारी विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी, क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका इसकी न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था सत्ता की साझेदारी का फर्स्ट रूप। कौन सा? क्षैतिज वितरण। और सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है और इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्यों कहा गया है। आज इतना ही काफी है। इससे अगले टॉपिक को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जितना आपको पढ़ाया गया इसको याद करिएगा और इसको जितना मैं इसकी पिक भेज रही हूँ बोर्ड की उसे समझकर आपको लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।